दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यूज ओरिजिन पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। इसी वीडियो में एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आप सभी को दोस्तों बताएंगे आगे। तो चलिए पहली बड़ी खबर आपको बताते चलें। समय के दोस्तों बेहद बड़ी खबर मुख्य समाचार में आपको बताते चलें। बाबरी मस्जिद केस को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। 28 साल बाद ढांचा विध्वंस पर ऐतिहासिक फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें क्या कुछ है पूरी खबर। 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के मामले में 30 सितंबर यानी कि आज 28 साल बाद ऐतिहासिक और अंतिम फैसला सुनाया गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बाबरी विध्वंस के सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। बाबरी विध्वंस केस में फैसला सुनाते हुए जज एसके यादव ने कहा कि वीएचपी नेता अशोक सिंघल के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं है। फैसला सुनाते हुए जज एसके यादव ने कहा कि ढांचा गिराने की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, ये घटना अचानक हुई थी। बता दें कि बाबरी मस्जिद केस में कुल 49 आरोपी थे, जिनमें से 17 आरोपियों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में कोर्ट ने मामले में बाकी बचे सभी 32 मुख्य आरोपियों पर अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि इस मामले में 32 आरोपियों पर फैसला लिखने के साथ ही जज सुरेंद्र कुमार यादव का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है। उन्हें 26,000 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने कहा कि यह घटना पहले से पूर्व नियोजित नहीं थी, जो भी घटना घटी वो आकस्मिक हुआ। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि पक्षकार मामले में साक्ष्य जुटाने में नाकाम रहे हैं। 30 सितंबर को ही सुरेंद्र कुमार यादव के रिटायरमेंट का दिन था। उनके पास शाम 5 बजे तक का वक्त ही था। बता दें कि सुरेंद्र यादव का कार्यकाल 1 साल पहले ही पूरा हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस केस की सुनवाई पूरी करने और इस पर फैसला सुनाने के मकसद से उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया था। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। केंद्र के नए कृषि कानूनों को निरस्त करने का कानून बनाएंगे कांग्रेस शासित राज्य। जी हां दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अपने कड़े विरोध को नए पायदान पर ले जाते हुए कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों को केंद्र के इस नए कानून को अप्रभावी करने का कानूनी विकल्प तलाशने पर गौर करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यों के अधिकार क्षेत्र में केंद्र के अतिक्रमण के खिलाफ संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप इस विकल्प पर विचार करने को कहा है। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए कानून के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन पर पूरा समर्थन करते हुए कहा कि नया कृषि कानून किसानों के लिए मौत का फरमान है। कांग्रेस शासित राज्यों को सोनिया गांधी की ओर से दिए गए इस निर्देश से साफ है कि संसद से सड़क तक कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई को जारी रखेगी। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ इसको लेकर कानूनी लड़ाई का नया मोर्चा भी खोला जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कहकर इस ओर इशारा भी कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं, कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए कानून बनाए कांग्रेस शासित राज्य, ऐसा निर्देश दिया गया है कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से। दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। हाथरस गैंग रेप के बाद प्रियंका गांधी का जोरदार हमला, सीएम योगी का मांगा इस्तीफा। वहीं मायावती बोली सुप्रीम कोर्ट स्वयं ले संज्ञान। जी हाँ दोस्तों, खबर बताते चलें, बेहद बड़ी खबर है। इस समय की बिग ब्रेकिंग अपडेट। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बर्बर गैंग रेप की शिकार 19 वर्षीय दलित लड़की की बीती मंगलवार को मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। पीड़िता का पुलिस ने आधी रात को अंतिम संस्कार भी कर दिया। मामले को लेकर कांग्रेस योगी सरकार पर हमलावर हो गई है। घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। पीड़िता के अंतिम संस्कार का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लिखा कि भारत की एक बेटी का रेप कत्ल किया जाता है, तथ्य दबाए जाते हैं और अंत में उसके परिवार से अंतिम संस्कार का भी हक छीन लिया जाता है। ये अपमानजनक और अन्यायपूर्ण है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सीएम योगी का इस्तीफा मांगते हुए ट्वीट किया कि रात को 2:30 बजे परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हाथरस की पीड़िता के शरीर को यूपी प्रशासन ने जबरन जला दिया। जब वह जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी। जब उस पर हमला हुआ सरकार ने उस समय इलाज नहीं दिया। पीड़िता की मृत्यु के बाद सरकार ने परिजनों से बेटी के अंतिम संस्कार तक का हक छीन लिया और मृतका को सम्मान तक नहीं दिया। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस संगीन प्रकरण का स्वयं ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो यह बेहतर होगा, वरना इस जघन्य मामले में यूपी सरकार व पुलिस के रवैये से ऐसा कतई नहीं लगता कि गैंग रेप पीड़िता की मौत के बाद भी उसके परिवार को न्याय व दोषियों को कड़ी सजा मिल पाएगी।
तो दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। चलिए एक और बड़ी खबर आप सभी को दोस्तों बताते चलें। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020 को लेकर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। 8 में 7 सीट पर 3 नवंबर को मतदान, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आप सभी को बताते चलें। उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने बैठक के बाद 8 सीटों में से 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का कार्यक्रम फाइनल कर दिया है। रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव नहीं होगा फिलहाल। निर्वाचन आयोग के प्रमुख के अनुसार उत्तर प्रदेश की 8 में से 7 रिक्त सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, मतदान 3 नवंबर को, 10 नवंबर को मतगणना होगी। इसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं बताते चलें दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए उपचुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही सभी जिलों में किसी भी प्रकार के ट्रांसफर पोस्टिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। रामपुर की स्वार सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा। यहां से आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम खां विधायक थे। दोस्तों आप सभी को बताते चलें, गलत आयु प्रमाण पत्र देने के मामले में आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम खां की सदस्यता पहले ही रद्द की जा चुकी है। फिलहाल आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम खां का मामला राष्ट्रपति के पास है। इसी कारण इस सीट पर मतदान नहीं होगा। ये बड़ी खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से सामने निकल के आई है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। जम्मू कश्मीर प्रशासन से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, महबूबा मुफ्ती कब तक रहेंगी नजरबंद। जी हाँ दोस्तों, खबर बताते चलें आपको। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पिछले साल यानी कि 2019 से ही जन सुरक्षा कानून के तहत नजरबंद रखा गया है और वे अभी तक हिरासत में ही हैं। इस दौरान उनकी बेटी इल्तिजा ने रिहाई के लिए याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। महबूबा मुफ्ती को बंदी बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, कब तक और किस आदेश के तहत केंद्र सरकार महबूबा मुफ्ती को हिरासत में रखना चाहती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह बात भी कही कि किसी को हमेशा हिरासत में नहीं रखा जा सकता और कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इल्तिजा मुफ्ती और उनके भाई को मां महबूबा मुफ्ती से हिरासत में मिलने की अनुमति दे दी है और कोर्ट ने कहा कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को पार्टी की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए अधिकारियों से अनुरोध करना चाहिए। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति से पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला सहित कई नेताओं को नजरबंद कर लिया गया था केंद्र की मोदी सरकार द्वारा। दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई सामने। इसी के साथ एक और खबर आपको बताते चलें। एलआईसी में 25% हिस्सेदारी बेचने के लिए कानून बदलने की तैयारी में है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है सामने, आपको बताते चलें पूरी खबर। देश की सबसे बड़ी और सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी में केंद्र सरकार 25% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार इसके लिए कानून बदलने को भी तैयार है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसके लिए उस एक्ट को बदलने की योजना बना रही है। इसके तहत एलआईसी की स्थापना की गई थी। पहले सरकार ने एलआईसी की 10% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया था, लेकिन अब 25% का आईपीओ लाने पर विचार कर रही है, यानी कि अब 25% हिस्सेदारी बेचेगी केंद्र की मोदी सरकार देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी में। तो देख सकते हैं दोस्तों, लगातार निजीकरण की राह पर आगे बढ़ती हुई केंद्र की मोदी सरकार, जनता भी विरोध कर रही है, तमाम विपक्षी पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं कि निजीकरण बंद करे मोदी सरकार। अगर दोस्तों आप लोग भी निजीकरण का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर साधा निशाना, कोरोना पर पीएम मोदी की रणनीति सवालों के घेरे में। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 का बिगुल बज गया है। राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच पहली बार डिबेट हुई। डिबेट के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए। वहीं कोरोना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ट्रंप ने कहा कि भारत, चीन और रूस कोरोना का डेटा छुपा रहे हैं। बता दें कि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जहां सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बिडेन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और दोस्तों इसी बयान को लेकर कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है। इसी के साथ एक और खबर जान लेते हैं।
कई मंत्रियों के बाद कोरोना की गिरफ्त में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना का कहर बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में कोरोना के मामलों का आंकड़ा 61 लाख के पार पहुंच चुका है। साथ ही इस वायरस की चपेट में आने से बड़ा दिग्गज नेता और अभिनेता भी नहीं बच पा रहा है। बीते दिनों कई केंद्रीय मंत्रियों के कोरोना से संक्रमित होने के बाद अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने निकल के आई है। बता दें, उपराष्ट्रपति ने रूटीन टेस्ट के साथ ही कोरोना का टेस्ट करवाया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकल के आई। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसी के साथ चलिए एक और खबर आप सभी को बताते चलें। दुनिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है भारत। जी हाँ दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने यह भी कहा कि समस्याओं से निपटने को लेकर सरकार का आर्थिक प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं था। हालांकि बनर्जी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर में सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार को पर्याप्त कदम उठाने पड़ेंगे। प्रख्यात अर्थशास्त्री ने ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि दर कोविड-19 महामारी संकट से पहले से ही धीमी पड़ रही थी। यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई थी, जो आप लोगों ने न्यूज ओरिजिन पर जानी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वहीं अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने